नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत। यानी ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आगे हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमें एक बार अपने चैप्टर का परिचय देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले आपका सबसे पहले इस चैप्टर में सामना होगा बर्लिन की दीवार से। तो बर्लिन की दीवार थी क्या, पहले हम इसे जान लेते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दीवार बनी है इसे बोलते हैं बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार ये बनाई गई थी बर्लिन में। ये बर्लिन को दो भागों में बांटती थी। अब इसे देखिए, इसे बनाया क्यों गया था, पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं। जो बर्लिन की दीवार थी, इसको क्या किया गया था, इसको 1961 में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो क्या हुआ, बर्लिन टुकड़ों में बट गया। यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद टुकड़ों में बट गया। और जो बर्लिन का पूर्वी हिस्सा था, यानी कि जो बर्लिन का ये पूर्वी हिस्सा आप देख सकते हैं में, ये वाला हिस्सा क्या था, ये रसिया के फेवर में हो गया। यानी कि यहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित हो गया लगभग। और यहाँ पर जो ये वेस्ट बर्लिन था, यहाँ पर क्या था, पूंजीवादी शासन था। यानी कि यहाँ पर जनता को लोकतांत्रिक ढंग से पूंजीवादी शासन के अंदर रखा गया था। ये वाला क्षेत्र जिसमें मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूँ ये। तो देखिए, अब यहाँ पर जो जहाँ पूर्वी बर्लिन में जो पूर्वी बर्लिन था, वहां पर क्या था, साम्यवादी शासन था। यानी कि इस वाले क्षेत्र में क्या था, साम्यवादी शासन था पूर्वी बर्लिन के क्षेत्र में। इसमें तो साम्यवादी शासन की वजह से जनता बहुत परेशान हो गई थी वहां की। तो वहां की जनता क्या कर रही थी, वहां से माइग्रेशन चालू कर दी, वहां से पलायन चालू कर दी। यानी कि ये जनता यहाँ से इस पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में आने लगी। पूर्वी बर्लिन से सभी जनता क्या हुई, पश्चिमी बर्लिन में प्रवेश करने लगी, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से साम्यवादी ढंग से शासन होता था। तो यहाँ की सरकार ने इस जनता को रोकने के लिए क्या किया, एक बर्लिन की दीवार बना दी। यानी कि यहाँ पर एक मोटी सी दीवार बना के खड़ी कर दी बर्लिन के बीचों बीच। देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक दीवार उसने बना दी पूरी की पूरी, जो क्या करती थी, जर्मनी को और बर्लिन को दो भारतों में डिवाइड करती थी। पहला भाग क्या था, ईस्ट जर्मनी, अरे ईस्ट बर्लिन, और दूसरा भाग क्या था, वेस्ट बर्लिन। यानी कि जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, वो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच क्या था, विभाजन का प्रतीक थी। और वो क्या करती थी, बर्लिन को दो भागों में विभाजित करती थी, एक पूर्वी बर्लिन और एक क्या था, एक दक्षिणी बर्लिन। ठीक, यानी कि एक पश्चिमी बर्लिन। समझ गए इतना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दीवार बनाई गई थी, ये 1961 में बनाई गई थी। और ये पूरे के पूरे कितने साल, 28 सालों तक अस्तित्व में रही। यानी कि ये 1961 में बनाई गई थी दीवार, और ये पूरे के पूरे 28 सालों तक अपने अस्तित्व में रही। ये पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी बर्लिन से क्या करती थी, अलग करती थी। अब इसकी लंबाई कितनी थी, इस दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर। यानी कि 150 किलोमीटर से भी ज्यादा इस दीवार की क्या थी, लंबाई थी। लेकिन अब देखिए, जनता क्या थी, जनता आक्रोश में आ गई कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, देश हमारा है, आप हमें क्यों रोक रहे हो। तो जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन करके क्या किया, इस दीवार को गिरा दिया। यानी कि जो दीवार बनाई गई थी, इसे क्या किया, जनता ने गिरा दिया। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, इस फोटो में देखिए, जनता कुल्हाड़ी से दीवार पे वार करके दीवार को तोड़ रही है, जो भी उनके पास औजार है। तो जनता ने आंदोलन करके क्या किया, इस दीवार को 1989 में क्या किया, गिरा दिया। 9 नवंबर 1989 में क्या कर दिया, जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इससे क्या हो गया, इस घटना से जर्मनी का एकीकरण हो गया और साम्यवादी खेमे का पतन चालू हो गया। और इसी के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके साम्यवादी शासन का पतन चालू हो गया। जितने भी यूरोप के देश में थे जहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित का, धीरे धीरे क्या हो गया, वहां पर साम्यवादी शासन का पतन होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण सोवियत संघ की सैन्य मजबूरी नहीं थी। अर्थात जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो सोवियत संघ की सैन्य मजबूरी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वह जन आंदोलन के दबाव में हुआ था। यानी कि जनता क्या हुई, जनता रोड पर उतर आई, उसने जन आंदोलन करना चालू कर दिया। वो बोली, तो आप कौन होते हो दीवार बनाने वाले हम दोनों के बीच में, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के बीच में। उसने क्या किया, आंदोलन करके क्या किया, पूरा उस दीवार को गिरा दिया। यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, जन आंदोलन के तहत हुआ। और यह सब क्या हुआ, सोवियत संघ देखता रहा, और जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व का क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कि जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, उसका अंत हो गया। अब देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या, मेन बात तो ये आती है। बर्लिन की दीवार तो हमने जान लिया कब बनी थी, 1961 में बनी थी, फिर 28 साल बाद गिर गई, 150 किलोमीटर लंबी थी। अब ये सब तो जान गए, लेकिन अब बताइए इस चैप्टर में मेनली है क्या। इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे कि द्विध्रुवीय विश्व के विघटन के कारण क्या थे, उसका प्रभाव, और सोवियत संघ के पतन के बाद की स्थिति क्या थी, उसका हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमें यह भी देखेंगे इस चैप्टर में कि पूर्व सोवियत देशों के साथ भारत के वर्तमान में क्या संबंध है, उनके वर्तमान में हालात कैसे हैं, और भारत में उनके साथ संबंधों का हम क्या करेंगे, इस अध्याय में विश्लेषण करेंगे। यानी कि जो पूर्व के देश थे, वो जो पूर्व में यूएसएसआर के पार्ट थे, उनका भारत के साथ कैसा संबंध है, उसका हम क्या करेंगे, इस अध्याय में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपने 2-3 बार सोवियत सोवियत शब्द सुन लिया, तो ये सोवियत शब्द है क्या, यानी कि सोवियत प्रणाली आखिर क्या थी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब जानकारी हासिल
करेंगे। देखिए सोवियत 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 संघ की स्थापना से पहले वहां पर जार का शासन था। जार एक राजतंत्र था, यानी कि वहां पर राजतंत्र था और जार का शासन था। लेकिन जनता ने क्या किया वहां पर, समाजवादी क्रांति के बाद यानी कि 1917 में वहां पर समाजवादी क्रांति के बाद क्या हुआ, समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर का क्या हुई, अस्तित्व में आया। यानी कि 1917 में वहां पर क्या हुआ, समाजवादी क्रांति हुई और उसके बाद वहां पर जार को हराकर क्या किया गया, यूएसएसआर की स्थापना की गई। अब यूएसएसआर की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि वहां पर क्या हो, समानता आधारित समाज बनाया जाए, यानी कि सबके पास समान अधिकार हो, वहां पर कोई ऊंच नीच की भावना ना हो। जो क्या था, जो पूंजीवाद के विरोध और समानता आधारित समाज की स्थापना का प्रयास था। यानी कि जो समाजवादी क्रांति थी और जो यूएसएसआर की स्थापना था, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि पूंजीवाद का विरोध किया जाए और समानता आधारित समाज की क्या की जाए, स्थापना की जाए। अब देखिए दूसरी दुनिया, यानी कि दूसरी दुनिया ये क्या थी, अब इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया। यानी कि जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के देश थे, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो देश थे पूर्वी यूरोप के, ये क्या हुए, ये सब पूर्वी यूरोप के देश क्या हुए, सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जो सोवियत सेना थी उसने इन्हें क्या किया था, फांसीवादी ताकतों से क्या कराया था, मुक्त कराया था। यानी कि जो सोवियत सेना थी उसने इसे फांसीवादी ताकतों से क्या किया था, मुक्त कराया था। और क्या किया उन्हें, उसके बाद उसने क्या बोला, यूएसएसआर ने बोला कि अब तुम्हें हमने मुक्त करा दिया, अब क्या करो तुम, समाजवादी प्रणाली को अब क्या करो, अपना लो। यानी कि उसने समाजवादी प्रणाली को अपनाने को क्या कर दिया, मजबूर किया। अब उसके बाद ये जो देश थे, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो किसके पक्ष में आ गए थे, इनके यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के पक्ष में आ गए थे, इन्हीं को क्या बोलते हैं, दूसरी दुनिया के देश बोलते हैं या समाजवादी खेमा बोलते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, दूसरी दुनिया बोलते हैं। यानी कि दूसरी दुनिया वो है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुई थी, यूएसएसआर के समर्थन में आ गई थी। वह देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर के समर्थन में आ गए थे, उन्हें दूसरी दुनिया के देश बोलते हैं। और इनका नेता सोवियत संघ था, इनका नेता सोवियत संघ था। यानी कि सोवियत संघ जो था इन सभी का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। अब आगे देखिए वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या हुआ, जो सोवियत संघ था, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ जो था वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बना, जिसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद विश्व में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था थी। यानी कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड में अगर कोई देश मजबूत था उस टाइम पर, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो कौन सा देश था, वो सिर्फ क्या था, सोवियत संघ था। सोवियत संघ क्या था उस समय पर, मजबूत था। देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया इमेज में कैसे कंपेयर किया जा रहा है कि यानी कि जो सोवियत संघ है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। यानी कि उस समय सिर्फ दो ही विश्व थे, यानी कि दो ही ध्रुवीयता थी। एक पावर किसके पास थी, एक पावर सोवियत संघ के पास थी और एक पावर किसके पास थी, एक पावर अमेरिका के पास थी। इसीलिए इस समय के जो एरा है पूरे से क्या बोलते हैं, द्विध्रुवीयता बोलते हैं। यानी कि विश्व का दो ध्रुवों में बट जाना, यानी कि शक्ति का दो खूहों में बट जाना। एक क्या था, एक सोवियत संघ था, एक महाशक्ति अमेरिका थी। अब देखिए सोवियत प्रणाली जो थी इसकी विशेषता क्या थी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ की जो विशेषता थी अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए सोवियत संघ की जो हमने पहले बता दिया था कि अमेरिका जितना डेवलप था, यानी कि उसको टक्कर सिर्फ अमेरिका दे सकता था और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था कि उसको टक्कर दे सके यूएसएसआर को। अब देखिए सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी बहुत उन्नत थी, यानी कि जो उसकी संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ही ज्यादा उन्नत था। और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें क्या था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। यानी कि देख सकते हैं मैप में अगर भी आप देखेंगे उस देश को, तो इतना बड़ा है, तो उसमें इतने सारे वहां पर खनिज उपलब्ध थे जिनका उपयोग किया जाता था कि बहुत सारी मशीनरी बनाने में। अब देखिए सोवियत संघ के दूर दराज इलाके सुव्यवस्थित और परिवहन प्रणाली से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ हालांकि बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उसने अपने दूर दूर के देशों को क्या किया था, अपने सड़क परिवहन मार्गों से क्या करा था, उसे जोड़ के रखा था। यानी कि हर एक जगह कनेक्टिविटी क्या थी, उसने अच्छी बना रखी थी। ये सब सोवियत संघ की विशेषताएं हैं, कभी कभी पेपर में आ जाती हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या विशेषताएं थी सोवियत संघ की। सोवियत संघ का जो उपभोक्ता उद्योग था बहुत उन्नत था। यानी कि क्या, वहां पर पेन से लेकर के कार तक सब कुछ बनाया जाता था। यानी कि वहां की इंडस्ट्रीज क्या थी, बहुत उन्नत थी। यानी कि जो वहां की उपभोक्ता बाजार था क्या था, बहुत उन्नत था। वहां पर क्या था, वहां पर पेन से लेकर कार तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी की बड़ी चीज तक सबका उत्पादन किया जाता था। लेकिन हालांकि जिनकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों के समान नहीं होती थी, यानी कि जो उनकी क्वालिटी होती थी वो पश्चिमी देशों के बराबर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी भाई, पश्चिमी देश तो छोटे छोटे थे, अमेरिका उस टाइम पर, लेकिन जो ये यूएसएसआर था बहुत बड़ा देश था और अमेरिका उसे क्या करना था, अपने सभी लोगों को मुहैया कराना था। क्यों, क्योंकि वहां पर
कोई बेरोजगारी नहीं थी, कुछ नहीं था, उसे अपने सब देश के सभी लोगों को क्या करना था, सब फैसिलिटीज देना था। तो आम बात है कि जो उसकी क्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी, सामानों की क्वालिटी लो रहेगी। लेकिन क्या था, लेकिन सरकार सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी, यानी कि सबको रोटी कपड़ा मकान ये सब क्या था, सबको हासिल था उस टाइम पर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन क्वालिटी क्या थी, थोड़ा सा उसकी डाउन थी वेस्ट की मुकाबले, वेस्ट मतलब पश्चिम के मुकाबले। जो यूएसएसआर थे उनके सामानों की क्वालिटी डाउन थी, लेकिन तब पर भी सरकार सबको क्या करती थी, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराती थी। अब देखिए, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण सुविधाएं रियायती दर पर देती थी। रियायती दर पर मतलब बहुत ही कम दामों पर क्या करती थी सरकार, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल और लोक कल्याणकारी सुविधाएं क्या करती थी, प्रदान कराती थी। मिल्कियत में राज्य का स्वामित्व था, यानी कि जो प्रॉपर्टी भी जो किसी का हक होता है वो किसका था, सिर्फ वहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी सबका हक कितना था, स्टेट का, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी उसका ही क्या था, हक था। जैसे भूमि और अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण था, यानी कि जो इस समय पर आप देख सकते हैं, अगर आपके घर पे लैंड है तो उस पर आपका कंट्रोल है ना, कि आपके पापा उसे चाहे जिसको बेच दें, ऐसा है जिसको चाहे दूसरी लैंड खरीद लें। लेकिन ऐसा उस टाइम पर नहीं होता था, ऐसा यूएसएसआर में ऐसा उस टाइम पर नहीं होता था। वहां पर क्या था, वहां पर सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, स्टेट के अंडर में थी। वो उस स्टेट ही सब प्रॉपर्टी को क्या रखता था, अपने कंट्रोल में रखता था। इस जैसा इस टाइम पर है, वर्तमान टाइम पर आप देख सकते हैं भारत में जैसा कि है, वैसा भारत जैसी व्यवस्था यूएसएसआर में नहीं थी। वहां पर सिर्फ राज को ही हक था कि वो जमीन और अन्य संसाधनों पर क्या करे, अपना मालिकाना हक रखे। इसी को मिल्कियत बोलते हैं। मिल्कियत मतलब जान लीजिए ये ऑनरशिप। ठीक, अब देखिए, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का दबाव बढ़ता गया, यानी कि जो सोवियत संघ था उसको धीरे धीरे क्या हो गया, नौकरशाही का दबाव बढ़ता गया, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था तो वहां पर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी में आप जानते हैं जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था होती है, वहां पर इलेक्शन होते नहीं है। जब इलेक्शन नहीं होगी तो आपके पास बचते कौन है, नेता तो आपके पास बचे नहीं जो जमीनी स्तर पर उतर के काम करेंगे। तो आपके पास एक ही तबका बचता है जिसे बोलते हैं हम नौकरशाही। तो नौकरशाही क्या थी, जब नेता की मौजूदगी नहीं है तो नौकरशाही क्या होंगे, आम बात है, नौकरशाही में क्या आ जाएगी, सत्तावादिता आ जाएगी। उनके अंदर क्या हो जाएगा, उनके अंदर एक ऑटोक्रेसी आ जाएगी, वो कोई काम करना नहीं चाहेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बैठे हुए महाराज, इनकी मर्जी मेरी मर्जी, ये बोल रहे हैं मेरी मर्जी, मैं काम करूं या ना करूं, टेबल पे चढ़ के अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए। देखिए यहाँ पर नौकरशाही भी लिखा गया है। तो इससे आप जान सकते हैं जब जब वहां पर सरकार जो थी वो नौकरशाही को क्या कर सकी, वो संभाल नहीं सकी। नौकरशाही में क्या आ गई थी, बहुत सत्तावादिता आ गई थी, जिससे नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। यानी कि इनको क्या थे, नागरिकों से ज्यादा इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, जितने भी यहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स थे। तो इनसे तो जो नागरिक थे वो खुद को क्या करते थे, सरकार से जोड़कर देख नहीं पाते थे। अब देखिए, अब इसमें लोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कि जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने क्या किया था, लोगों को जो डेमोक्रेटिक और क्या जो एक्सप्रेशन के राइट होते हैं वो सब नहीं दिए थे। लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें या कुछ अपने हक की मांग कर सकें। तो ये क्या होता था, इसकी वजह से लोग क्या करते थे, जो अपनी असहमति होती थी, यानी कि जो अपनी असहमति होती थी उसे चुटकुल्लों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे। क्योंकि आप भाई किसी का जुबान रोक सकते हैं, आप पेज को थोड़ी ना रोक सकते हैं। इसलिए वहां के लोग क्या करते थे, कार्टून बना के सरकार के क्या करते थे, मतलब अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते थे, व्यक्त करते थे। अपने जो भी कष्ट होते थे उसे कार्टून के माध्यम से क्या करते थे, उसे प्रेजेंट करते थे। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वहां पर, जैसा कि मैंने बताया ना, यूएसएसआर में किस पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है किस पार्टी का शासन था। और जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जैसे कि डेमोक्रेटिक रीजन में क्या होता है, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, आप उनके खिलाफ कोई भी आप उनके खिलाफ कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक जहां पर रीजन नहीं रहते हैं, यानी कि जहां पर अलोकतांत्रिक शासन होता है, वहां पर क्या होता है, जो वहां की सरकार रहती है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहती है, क्योंकि जनता उसे चुनती ही नहीं है। तो उनको उनका कोई हक ही नहीं बनता है उनके प्रति कि वो क्या करे, जनता को जवाब दे। यानी कि जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जनता के प्रति बिल्कुल ही जवाबदेह नहीं थी, यानी कि जनता उनसे कुछ भी सवाल जवाब करती थी या कुछ भी वो घाटा हो या फायदा हो तो उसको उस जनता को जवाब देना नहीं होता था। यानी कि सारी की सारी वहां पर तानाशाही क्या थी, उस प्रणाली में मौजूद थी सोवियत संघ में। अब देखिए, जो सोवियत संघ का गठन हुआ था ये कैसे हुआ था, 15 राज्य थे, वो आपस में आकर क्या किए थे, क्या अपने सांस्कृतिक मामलों को संभालने के लिए क्या हुए थे, एक हुए थे। यानी कि जनता ने अपनी सांस्कृतिक और
अपने सामाजिक मामलों की साज संभाल के लिए 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया था। लेकिन क्या हुआ था, सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था 15 देशों को मिलाकर, लेकिन उसमें 15 देशों की बात सुनी नहीं जाती थी। जितने भी लोग वहां पर 15 देश मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण किए थे, उसमें उनकी बात आवाज को सुनते ही नहीं थे जो वहाँ के पार्टी के शासक थे। सिर्फ वहां पर किसकी बात सुनी जाती थी, रसिया की बात सुनी जाती थी। अब देखिए रसिया की बात क्यों सुनी जाती थी, क्योंकि रसिया क्या था, वो बहुत क्षेत्रफल में भरा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 देश देख सकते हैं आप ये मैप में। इस मैप में आप देखेंगे तो पूरे 15 देश मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरें लिखी गई, देखिए 4 लिखा गया है, 9, ये सब देशों की संख्या है। यानी कि 15 देश मिलकर, यानी कि टोटल कितने 15 है, देखिए 15 देशों ने मिलकर यूएसएसआर का गठन किया था। इसे बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक, ये पूरा क्या था, यूएसएसआर था पूरा उस टाइम पर। ठीक, लेकिन क्या था, जो 15 देश थे इनमें सबकी आवाज बराबर नहीं थी। इसमें सिर्फ किसकी बात सुनी जाती थी, सिर्फ रसिया की बात सुनी जाती थी। क्यों, देखिए ये है रसिया, जो सबसे बड़ा देश है, इसमें क्या है, यही है रसिया। यानी कि इसमें सिर्फ रसिया की बात सुनी जाती थी। क्यों सुनी जाती थी, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा देश था, इसलिए क्या किया जाता था, वहां पर सिर्फ रसिया की बात सुनी जाती थी। यानी कि यहाँ पर जो सब देशों को मुकाबले, 15 देशों को मुकाबले में से जो रसिया था, उसका क्या था, सबसे पावरफुल था यहाँ पर। और अन्य देशों की जो छोटे मोटे देश थे उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। रसिया क्षेत्रफल में बड़ा था, इसीलिए उसके पास क्या थे, अधिकार ज्यादा थे और उसी की बात सुनी जाती थी। जितने भी छोटे मोटे देश थे इधर साइड में आप देख सकते हैं, पूर्वी यूरोप के, ये देखिए मध्य एशिया के, ये सब देश, इन सब की बात नहीं सुनी जाती थी, सिर्फ वहां पर रसिया की बात सुनी जाती थी। और जो वहाँ की पार्टी थी, वो पार्टी कैसे थी, पार्टी ने क्या किया, जनता की इच्छा को क्या किया, नकारा। यानी कि जनता की इच्छाओं के अनुसार वो काम नहीं करती थी। हालांकि सोवियत संघ का एक हिस्सा था, यानी कि जो रूस था सोवियत संघ का हिस्सा था। हालांकि रूस सोवियत संघ का एक हिस्सा था, लेकिन हर मामलों में उसका प्रभुत्व था। मैंने बताया ना आपको, रूस भी क्या था, इन 15 देशों में एक था, लेकिन वो क्या था, उसका हर एक मामलों में क्या था, प्रभुत्व था। यानी कि उसकी क्या करती थी, वो अपना हर एक मामलों में क्या करता था, अपना प्रभुत्व दिखाता था, अपनी क्या दिखाता था, अपना पावर दिखाता था सब मामलों में। ठीक, अब देखिए इसकी वजह से क्या होते थे, जो एक छोटे मोटे देश की जनता थी वो क्या करते थे, अपने आप को कमजोर महसूस करती थी। इससे अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। यानी कि वो सोचती थी हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमको दबाया जा रहा है। इससे क्या हुआ, अब जनता में क्या हुआ, सोवियत संघ से अपने आप को अलग करने की इनके अंदर क्या हुई, भावना पैदा हो गई। जो छोटे मोटे देश थे कि हम भाई अब तो हम नहीं रहेंगे, तुम अब इतने बड़े हो, हमारी बात सुनते नहीं, हम सबको छोटा मोटा मान के हमारी बात को नजरअंदाज कर देते हो कि अब भाई हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और एक बात थी, देखिए इस टाइम पर जो रसिया था ना, वो जनता की बात तो सुन ही नहीं रहा था कि जनता के नाम, जनता के लिए कुछ काम करे, कुछ धाम करे, जनता को अच्छे से उनको क्या करे, अच्छी अच्छी चीजें प्रदान करे, बढ़िया क्वालिटी की। लेकिन क्या कर रहा था इस समय, जो रसिया था वो किस में लगा था, वो हथियारों की होड़ में लगा हुआ था। यानी कि जो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दी। लेकिन देखिए इस समय जो हथियारों की होड़ थी उसमें क्या थी, इसने रसिया ने क्या किया, सॉरी माफ करिएगा, रसिया नहीं, उस समय यूएसएसआर था, रसिया ही बार बार जुबान पे आ जाता है। तो जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, अमेरिका को क्या की, टक्कर दी। यानी कि हथियारों की होड़ में क्या किया, उसने अमेरिका को टक्कर दी। जितना हथियार क्या करता अमेरिका बनाता, उतना ये भी रसिया भी बनाता। देख सकते हैं आप इमेज में, देखिए ये रहा रसिया, अरे ये रहा रशिया और ये रहा अमेरिका। यानी कि इसने क्या की, पूरा का पूरा क्या दिया, हथियारों के मामलों में इसको टक्कर दी, किसको, अमेरिका को। लेकिन क्या हुआ, लेकिन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम देशों से पीछे रह गया। यानी कि जो प्रौद्योगिकी के मामले में होता है, जो ये था यूएसएसआर था, जो वो टेक्नोलॉजी के मामले में और जो था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या रह गया, वो पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। ठीक, अब आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो क्या थी, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। यानी कि जो ये था सोवियत संघ था, उसने क्या किया, अपनी जनता को कोई भी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिए। अब भाई जनता को तुम कुछ भी दे दो, उसे चाहे जो भी दो, लेकिन उसको कुछ तो राइट्स होने चाहिए। उसे अपने व्यक्ति का अधिकार दो, उसे आर्थिक आज़ादी दो, कोई भी बिजनेस कर सके, वो कोई भी कार्य कर सके, जिससे क्या हो, अपने जीवन का आनंद ले सके। लेकिन जो यूएसएसआर था उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने नागरिकों को राजनीतिक और क्या किया, आर्थिक अधिकार नहीं दिया। इससे उसकी देश की जो जनता थी उसकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। भाई इंसान चाहता है कि वो क्या करे, अपना बिजनेस करे या जो भी कार्य करना चाहता है वो करे, चाहे पढ़ाई करे, चाहे लिखाई करे, चाहे जो भी वो बिजनेस अपनाना चाहता है, जो भी नौकर बनना चाहता है, नौकरी करना चाहता है या अधिकारी बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो करे। लेकिन इसने क्या किया, जो रसिया था उसने मना कर दिया, उसने ऐसे कोई आर्थिक अधिकार उसे नहीं दिए। उसमें जो सरकार चाहती थी वही होता था। इससे जनता क्या थी, वो अपने आप को क्या करती थी, दमित यानी कि दबा हुआ महसूस करती थी। और जो
यूएसएसआर था वो क्या करता था, जब दूसरे दूसरे देशों में जो उसके पीछे लगे हुए थे, जो इसके पिछलग्गू देश थे, उसको भी पैसा करता था, पैसा खर्चा करता था। यानी कि जो लोग इसके देश के पीछे लगे हुए थे, कि जो यूएसएसआर का समर्थन करते थे, उसका भी ये क्या करता था, उसके भी पीछे ये क्या करता था, पैसे लगाता था। जो भी जो देश इसका क्या करेगा, समर्थन करेगा, उसको उसको एक पैसे मुहैया कराता था। उसकी वजह से क्या होता था, अपने देश को सही से चला नहीं पाया, यूएसएसआर को सही से चला नहीं पाया। और ये हर एक जगह क्या करता था, अपनी टांग अड़ाता रहता था। जैसे कि आप देख सकते हैं, सोवियत संघ ने 1979 में, यानी कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि उसने अपने मिलिट्री भेजी। तो भाई जहां पर मिलिट्री जाएगी, भाई तो मिलिट्री जाएगी तो कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा ना, जहां पर आपके सैनिक जाएंगे, आप वहां पर उनको भेजेंगे, तो इससे क्या होगी, आपके पास पैसा पहले से ही नहीं है, और आप उसमें से आप अन्य देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान में 1979 में क्या करती है, अपनी सेना भेज दी है। तो उससे क्या हुई, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, इसकी व्यवस्था इससे पूर्ण रूप से क्या हो गई, कमजोर हो गई। पहले से ही पैर टूटा था उसमें, आप अपना और पैर टूट रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद, लेकिन इतना कुछ आप देखें कि बोल रहा हूँ मैं बार बार कि वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी नहीं थी, सब चीज लोगों को मिलती थी। देखिए इन सबसे क्या हुआ, जब प्रोडक्शन होगा उससे तो बेशक क्या हुआ, सोवियत संघ में पारिश्रमिक तो बढ़ा। पारिश्रमिक बढ़ने का मतलब क्या है, जो लेबर चार्ज होता है, जो किसी को तनख्वाह मिलती है, पारिश्रमिक उसे बोलते हैं, पारिश्रमिक तो बढ़ा, यानी कि जो लोगों को पैसा आमदनी थी वो क्या हुई, बढ़ी। लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में पश्चिम से पीछे रहने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और खाद्यान्न के आयात बढ़ा। समझे इसका मतलब। देखिए मैंने आपको बताया ना पीछे कि भले इनके यहाँ सामान सब चीज बनते से पेन से लेकर कार तक, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती थी वो क्या होती थी, बहुत डाउन होती थी। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि जो इसकी उत्पादकता थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। और इतना कम हो गई धीरे धीरे कि इसे अपने खाद्यान्नों का क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा, यानी कि खाने की चीजें भी इसे क्या करनी पड़ी, यूएसएसआर को अन्य देशों से मंगानी पड़ी। और ऐसी व्यवस्था होते 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 1970 में क्या हुआ, ये क्या हुई, अपनी व्यवस्था को क्या किया लेकर ये बैठ ही गया। यानी कि 1970 के दशक में व्यवस्था ठहर सी गई, यानी कि अब यूएसएसआर क्या हो गया है, अब यूएसएसआर पूरा अपना दम तोड़ने वाला है। अगर इसी मौके पर कोई आकर इसमें थोड़ी सी चिंगारी लगा के, तो क्या होगा, पूरा का पूरा यूएसएसआर टूट जाएगा। जो 15 देश से मिलकर बना हुआ है, तो पूरा देश क्या होंगे, आपस में बिखर जाएंगे, कोई भी यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रह जाएगा। दोस्तों इसी वक्त पे एक आता है यूएसएसआर का, 1885 में बनता है मिखाइल गोर्बाचेव। उसने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी पद स्वीकार किया, यानी कि उसे महासचिव बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी का। उसने आकर जो ये धीरे धीरे यूएसएसआर टूट रहा था, उसमें क्या किया, उसने चिंगारी लगा दी, यानी कि जो आग लग रही थी उसने उसे और तेज कर दिया, उसने यहाँ पर आके सुधार कर दिए। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए बोर्गाचेव और सोवियत संघ का विघटन, यानी कि जो बोर्गाचेव था, मिखाइल बोर्गाचेव था, आप जिसकी फोटो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, उसी की फोटो है ये, मिखाइल बोर्गाचेव है। हाँ, जो सोवियत संघ के क्या थे, अंतिम राष्ट्रपति भी थे, आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो देखिए अब देखेंगे हम मिखाइल बोर्गाचेव ने कैसे इस सोवियत संघ को अपने विघटन में अपना उद्देश्य, अपना यानी कि योगदान दिया, उसको हम इस पर क्या करेंगे, इस पार्ट में देखेंगे। देखिए जो मिखाइल बोर्गाचेव था, मिखाइल बोर्गाचेव ने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। यानी कि जब मिखाइल बोर्गाचेव आता है तो देखता है कि यार जनता में आक्रोश है, जनता बोल रही है कि हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ। यानी कि 1980 के दशक में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बन गया था, यानी कि जनरल सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं। तो क्या बोला इसने, चलो ठीक है, मैं जनता को थोड़ी बहुत क्या दे देता हूँ, छूट दे देता हूँ। यानी कि इसने क्या की, थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की, किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक, क्योंकि जो पश्चिम का देश था वो देख रहा कि यार पश्चिम में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी, यानी कि पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी में क्या हो रही है, क्रांति हो रही है, और मैं अपने देश के लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा हूँ। वो सब क्या हो रहे हैं, वो सब के सब लोग क्या हो रहे हैं, बिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इसने सोचा, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि क्या करता हूँ, लोगों को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, आज़ादी दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, वहाँ पर राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधार को अपनाया, यानी कि उसने थोड़ा बहुत वहाँ पर नई नई नीतियां लाई कि जिससे क्या हो, लोगों को थोड़ा सा लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएं। लेकिन देखिए जो इसने सुधार लाया उसको किस नाम से जाना जाता है, देखिए इसके सुधार को 2 नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा। कभी कभी ये परीक्षा में एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए थे उनको किस नामों से जाना जाता है। एक आपको मैं हिंदी शब्द बताऊंगा और एक आपको मैं कौन सा रशियन शब्द बताऊंगा, तो आप दोनों को याद रखिएगा, कभी कभी दोनों पेपर में आ जाते हैं। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्संरचना, यानी कि पेरेस्ट्रोइका, ठीक, इसे आप याद रखिएगा, ये सब रशियन शब्द है। ठीक, पुनर्संरचना को रशियन में ये बोलते हैं, यानी कि पुनर्रचना और खुलेपन, यानी कि ग्लासनोस्ता, यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव था उसने पुनर्संरचना और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। ठीक, यानी कि जो
जब वो अपने हाथ में कमान संभालता है ये कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उसने क्या किया, आर्थिक सुधार को लागू किए, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पुनर्संरचना यानी कि पुनर्रचना और खुलेपन यानी कि खुलेपन और पुनर्रचना के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसने नागरिकों को क्या किए, अधिकार प्रदान किए। अब आगे देखते हैं। बोर्गाचेव ने पश्चिम से संबंध सुधारने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने और सुधार करने का निर्णय लिया। यानी कि जो सोवियत संघ था, जब वो आया, देखा कि पश्चिम में क्या हो रही है यार, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो क्रांति हो रही है, तो इससे क्यों ना क्या किया जाए, जो पश्चिम के देश है उनसे क्या किया जाए, थोड़ा सा संबंध अच्छे बनाया जाए। तो उसने क्या किया, वहां से संबंध सुधारने की कोशिश की, और कुछ क्यों ना अपने दोस्तों को थोड़ा अपने जो अपने आसपास की जो जनता है उसको क्या किया जाए, थोड़ा लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाए। तो इसने क्या किया, पश्चिम से संबंध पहली बात सुधारी, और दूसरा लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए, जिससे क्या हुआ, जिससे जनता में आजादी पाने के लिए और क्या हुआ, भावनाएं पैदा हुई। यानी कि इसने क्या किया, आग तो लग रही थी उसमें, और इसने क्या किया, आग को बढ़ाने का काम किया। अब देखिए जिसके क्या हुआ, अप्रत्याशित परिणाम हुए। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जब आया तो क्या हुआ, जो यूरोप के जो वेस्ट ईस्ट यूरोप के देश थे, यहाँ पर जो छोटे मोटे आप देश देख सकते हैं, यहाँ पर जो थे, ये क्या हुए, धीरे धीरे क्या किए, विद्रोह करना चालू कर दिए, थोड़ी मोड़ी अपनी आवाज उठाना चालू कर दिए। लेकिन जो मिखाइल गोर्बाचेव था ना, थोड़ा सा मतलब लिबरल था, यानी कि थोड़ा सा मतलब जनता में विश्वास करता था, या जनता को अधिकार देने के पक्ष में था। तो जब यहाँ पर थोड़ा बहुत शासन में क्या हुआ, ढीलापन आया, तो जैसा कि पहले की सरकारें करती थी, यानी कि जो मिखाइल गोर्बाचेव के पहले जो लोग थे, जैसे स्टालिन, वो लोग क्या करते थे, अगर कोई विद्रोह करता था, वहां पर आर्मी भेज देते थे, सेना भेज देते थे, जाओ वहां उनका दमन करो। तो वहां पर सेना आती थी, उन सबका दमन करके फिर से उन्हें क्या करती थी, रसिया में मिला लेती थी, यानी कि सोवियत संघ में उनका फिर से क्या कर लेती थी, मिला लेती थी। लेकिन जो ये था, मिखाइल गोर्बाचेव था, जब विद्रोह चालू हुए पूर्वी यूरोप में, तो उसने क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कि गोर्बाचेव के शासन में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप नहीं किया। यानी कि इसने कहा मतलब थोड़ा सा ये हस्तक्षेप वाली नीति को अपनाया, जिससे क्या हुआ, जिससे एक एक करके साम्यवादी सरकारें क्या हो गई, गिरती चली गई। यानी कि जितने भी देशों में साम्यवादी सरकारों को अपना रखा था, वो क्या कर गई, एक एक करके अपने आप को लोकतांत्रिक देशों में तब्दील करती चली गई। अब देखिए सोवियत संघ में अंदरूनी संकट और बाहरी परिवर्तनों के साथ गोर्बाचेव ने सुधार की नीतियां लागू की, जिनका कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया। ये देखिए, अब पहली बात तो इधर बाहर में लोग विद्रोह कर ही रहे हैं, आप अंदर से क्या कर रहे हैं, आप सुधार दे रहे हैं, लोगों को अधिकार दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ की पार्टी के जो और लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव का क्या किया, विरोध किया। अब इस 1991 में क्या होता है, एक तख्ता पलट भी होता है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने क्या किया, बढ़ावा दिया। यानी कि 1919 में सभी लोग चाहते हैं कि क्या किया जाए, मिखाइल गोर्बाचेव को क्या किया जाए, हटा दिया जाए गद्दी से। तो इसको जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी लोग थे, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसको बढ़ावा दिया कि हाँ मैं आपका हम सब आपका साथ देते हैं, आप इसको क्या करिए, इसका तख्ता पलट करिए, आप इसको क्या करिए, इससे गद्दी छीन लीजिए। ठीक। लेकिन अब जो जनता थी, जनता ने भी स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था। जो थोड़ा बहुत अधिकार मिखाइल गोर्बाचेव ने जनता को दिए थे, और जनता तो इससे पहले कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, जनता को पूरा पूरा से तरीके से तानाशाही शासन के अंदर रखा गया था। तो अब जो जनता थी वो स्वतंत्रता का स्वाद ले चुकी थी, यानी जनता स्वतंत्रता का स्वाद ले चुकी थी, और वह पुराने शासन में नहीं लौटना चाहती थी। वो चाहती थी यही सही मौका है, तख्ता पलट करके क्या किया जाए, इस मिखाइल गोर्बाचेव को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, और क्या किया जाए, सब लोग का यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को स्थापित किया जाए। यानी कि अब जनता भी पुराने शासन के ढर्रा पर नहीं जाना चाहती थी, वो जनता भी को अब साम्यवादी शासन नहीं पसंद करती थी। अब इससे क्या हुआ, इन सब में एक आदमी आता है बीच में, कौन आता है, उसका नाम था एल्त्सिन। ठीक, एल्त्सिन का नाम याद रखिएगा। फोटो में देखिए, ये एल्त्सिन है, इनकी फोटो है। तो इसने क्या किया, जो विरोध हो रहा था, इसमें क्या किया, लीडर के रूप में उभरा, यानी कि नायक के रूप में उभरा। यानी कि एल्त्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह नायक के रूप में उभरा। ये यानी कि ये पूरे विद्रोह का क्या बन गया, ये एल्त्सिन एक नायक सा बन गया। ठीक, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी नायक बन गए थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वैसे वहां पर क्या था, जो एल्त्सिन था वो क्या हुआ, वहां का नायक बन के उभरा। अब देखिए रूसी गणराज्य के केंद्रीकृत नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यानी कि जब ये शासन में आया, जहां जहां पर इसकी शासन मतलब सरकारें स्थापित हुई की, उसने क्या किया, रूसी गणराज्य के क्या थे, जो उसके केंद्रीकृत शासन था, यानी कि जो भी वहां से मॉस्को से शासन आदेश जाता, तो उसे क्या करता, या मानने से इनकार कर देता। कौन, एल्त्सिन। यानी कि बोलता कि हम कोई भी प्रकार के केंद्रीकृत शासन के आदेश को क्या करेंगे, पालन नहीं करेंगे। ठीक, और क्या हुई, सत्ता तो धीरे धीरे से क्या हुई, मॉस्को क्या थी, मॉस्को मतलब जान लीजिए, मॉस्को थी रसिया यूएसएसआर की कैपिटल थी उस टाइम पे। ठीक, याद रखिएगा
मॉस्को। तो मॉस्को से सत्ता क्या हो गई, गणराज्यों की तरफ मतलब खिसकने लगी, यानी कि अब जो सत्ता थी अब वो मॉस्को में नहीं रहेगी। अब जो गणराज्य थे छोटे मोटे, जो पहले बोल रहे थे भाई मुझे अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए, अब उनके पास क्या हो रही, सत्ता खिसक कर जाने लगी। खासकर उन क्षेत्रों में जो यूरोपीकृत थे, यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, मैंने पहले आपको बताया था ना, उसमें क्या हुए थे, वहां पर जो जनता थी उसने क्या किया, अपने आप को लोकतांत्रिक बनाना चालू कर दिया। लेकिन जो पूर्वी यूरोप थे उनके अलावा वहां पर यूएसएसआर में कुछ और अंग थे, वो जो मध्य एशिया के देश थे। लेकिन मध्य एशिया देशों ने क्या किया, देखिए मध्य एशियाई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, यानी कि जो मध्य एशियाई गणराज्य थे स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। यानी कि जो सेंट्रल एशिया के देश थे, सब लोग जब यूरोप में वाले अलग हो रहे थे इस टाइम पर, तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, हम तो कोई नहीं चलेगा, हम यूएसएसआर के साथ ही रहेंगे। देख सकते हैं आप मैप में, मैंने यहाँ पर देखिए सेंट्रल एशिया के कंट्रीज यानी कि मध्य एशियाई गणराज्यों को दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए ये सब मध्य एशियाई गणराज्य हैं, इसमें 5 देश शामिल थे। उनका नाम क्या था, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया और तजाकिस्तान हो गया। 5 देश इसमें शामिल थे। ये मध्य एशियाई गणराज्य क्या बोले कि नहीं हम किसके साथ रहेंगे, हम यूएसएसआर के साथ ही रहेंगे, आप सबको जाना हो तो जाओ। तो उन्होंने फिर एल्त्सिन ने बोला कोई बात नहीं, तुम रहना हो तो भाई अभी रहो तुम उसी में। तो एल्त्सिन ने क्या किया, दिसंबर 1991 में एल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। यानी कि जो इतना बड़ा सा देश था जिसमें 15 देश शामिल थे, मैंने जैसा कि आपको पहले पिछले स्लाइड में दिखाया था 15 देश शामिल थे, उसमें से 3 देश उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। आप मैप में भी उनको देख सकते हैं, मैंने आपका सबको इसीलिए फोटो लगाई कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये रूस हो गया, यानी कि रशिया हो गया, बेलारूस हो गया और ये यूक्रेन हो गया। ये तीनों देश एल्त्सिन के नेतृत्व में आके क्या कहते हैं, यूएसएसआर की समाप्ति की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। बोलते भाई अब से क्या हुआ, यूएसएसआर समाप्त हो गया। और क्या होता है इसके बाद, यूएसएसआर की मतलब समाप्ति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, प्रतिबंधित हो जाती है और सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी और लोकतंत्र को क्या किया, अपना लिया। यानी कि यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पहले बहुत सारा लोगों पर अत्याचार कर रही थी, अब उसको क्या कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। अब जितने भी देश थे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक शासन को स्थापित किया, यानी कि उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को क्या किया, अपना आधार बनाया। अब देखिए आगे, देखिए जितने भी देश यूएसएसआर से क्या हुए, स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने आप को सीआईएस में क्या किया, गठित किया। यानी कि उन्होंने सीआईएस का क्या किया, निर्माण किया। सीआईएस इसे याद रखिएगा, इसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। सी फॉर कॉमनवेल्थ, आई फॉर इंडिपेंडेंट और एस फॉर स्टेट, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट का उन्होंने क्या किया, गठन किया। देखिए ये सीआईएस का मैंने आप सबके लिए लोगो भी यहाँ पर लगा रखा है, जिससे आप सबको क्या हो, याद रहे सीआईएस। ठीक, तो उन्होंने अपने आप को सीआईएस का गठन दिया और सीआईएस में अपने आप को शामिल कर लिया। लेकिन जो सीआईएस का गठन था वो क्या था, मध्य एशियाई गणराज्यों को आश्चर्यचकित किया। यानी कि जो सीआईएस में कंट्रीज थे उसमें अभी भी मध्य एशियाई गणराज्य के जो देश थे वो शामिल नहीं थे, यानी कि सीआईएस से क्या थे, बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। कैसे हल कर लिया गया, उनको क्या कर दिया गया, जितने भी मध्य एशियाई गणराज्य थे उन्हें उसका सीआईएस का संस्थापक सदस्य बनाया गया। यानी कि जो जितने भी मध्य एशियाई गणराज्य थे, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उनको क्या कर दिया गया, सीआईएस का राष्ट्र यानी कि राष्ट्रकुल का क्या किया गया, संस्थापक सदस्य बना दिया गया। और रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। यानी कि जो रूस था, आप मैप में देख सकते हैं, ये कंट्री, इसको क्या बोला गया, रूस को, ये जो बड़ी सी कंट्री है रूस को, इसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। ये रूस को क्यों बनाया गया भाई, क्योंकि रूस बहुत बड़ा था। जैसे कि बड़े कोई भी प्रॉपर्टी होती तो बड़े बेटे को ज्यादा दे दी जाती है ना, तो इस सभी देशों में यानी कि रूस सबसे बड़ा था, इसको सारी क्या हुई, चीजें दे दी गई। यानी कि रूस को क्या हुआ, सोवियत संघ का तो अधिकारी बना दिया गया। क्यों भाई, क्योंकि आम रूप से बड़ा था, इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। और इसको क्या हुई, सुरक्षा परिषद में क्या हुई, सीट प्राप्त हुई। यानी कि जो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रसिया को क्या हुई, सीट प्राप्त हुई। भाई तुम सीट ले रहे हो तो जो रसिया ने, यूएसएसआर ने सब सारे लोन ले रखे हैं, उनको कौन भरेगा, अब तुम्हें तो ही भरना पड़ेगा। यानी कि जितने भी उसने संधियां की थी दूसरे देशों से, या जितने भी उसने क्या किए थे, अंतरराष्ट्रीय करार किए थे, अब सबका जिम्मा किसका था, सबको निभाने का रसिया का जिम्मा था। यानी कि सोवियत संघ के सभी अंतरराष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। यानी कि जितने भी संधियां यूएसएसआर ने पहले की होंगी, किसी भी देश से की होंगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अब उसको कौन निभाएगा, उसे यूएसएसआर, अरे अब उसे कौन निभाएगा, उसे रसिया, यानी कि रसिया उस सब संधियों को निभाएगा। अब देखिए इसके अलावा इसके क्या और परिणाम हुए। देखिए सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने भी
15 देश थे, उसमें से एक देश ऐसा ही बचा जिसके पास क्या था, परमाणु शक्ति थी। यानी कि सोवियत संघ के पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को प्राप्त हुआ। यानी कि रूस के पास क्या था, परमाणु बम था, आइटम बम था। ठीक, और उसके बाद उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। इसी के साथ क्या हो गया भाई, यूएसएसआर का जो था दमन हो गया। यानी कि यूएसएसआर अब क्या हो गया, उसका खात्मा हो गया। यूएसएसआर संघ अब नहीं रहा, वह अब दफन हो चुका है। यानी कि यूएसएसआर अब क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। यूएसएसआर का पूर्ण रूप से क्या हो गया है, दमन हो गया है। अब यूएसएसआर का दमन होकर 15 गणराज्यों में उनकी शक्तियां क्या हो गई, विभाजित हो गई, जिसमें रूस को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उसको सुरक्षा परिषद में क्या हुई है, सीट हासिल हुई है। और क्या हुआ है, उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। और जितने भी संधियां किसने की थी, यूएसएसआर ने की थी, उसे कौन निभाएगा, रसिया निभाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा ना कि यूएसएसआर के विघटन के कारण क्या थे, उसके विघटन के परिणाम क्या हुए। तो इन सारे सवालों के जवाब को हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। या आप सब हिंदी माध्यम के लिए हमारा चैनल बनाया गया है। आपको आर्ट से संबंधित सभी विषयों की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो या राजनीतिक विज्ञान हो। सभी विषयों से संबंधित हमारे यहाँ पर चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। तो आप जाकर भारी से भारी मात्रा में हमारी वीडियो को देखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ लो।